फ्रेंड्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट के बारे में। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि होम मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि होम मैनेजमेंट में जो प्रोसेस है होम मैनेजमेंट की वो किस तरह की होती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स है, उन स्टेप्स के बारे में यहाँ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि होम मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें होम मैनेजमेंट की, तो हमारे जो भी परिवार के या हमारे घर के जो भी सदस्य है उनके जो लक्ष्य है, यानी कि हमारे जो परिवार के लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास साधन होते हैं उनका उपयोग करते हैं और उनकी जो है हम प्लानिंग करते हैं, उनकी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि एक तरह से हम डिसीजन लेते हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं, होम मैनेजमेंट। तो अगर हम होम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख सकते हैं गृह प्रबंध प्रक्रिया। गृह प्रबंध प्रक्रिया, ये जो टॉपिक है ये एज इट इज आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें गृह प्रबंध प्रक्रिया तो हम सबसे पहले बात करते हैं गृह प्रबंध की। गृह यानी कि घर और प्रबंध, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट करना, इस तरह से उनकी प्लानिंग करना, उनकी ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना, इवेल्युएशन करना, वो किस में आ जाएगा, आपके प्रबंध में आ जाएगा, मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो घर और प्रबंध दोनों को मिला करके, घर और प्रबंध दोनों को मिला करके क्या बन गया, गृह प्रबंध। और गृह प्रबंध प्रक्रिया जो है उसके अंदर आपके क्या आएगा, आपके आएगा कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन प्रक्रिया। गृह प्रबंध दो वर्ड से मिला है, घर और प्रबंध। घर का प्रबंध हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज करते हुए हमारे जो भी परिवार के लक्ष्य है उनकी प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो गृह प्रबंधन प्रक्रिया है वो क्या है कि हमारे जो पारिवारिक लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए जो भी हमारे पारिवारिक साधन है उनका उपयोग करके हम क्या करेंगे, उनका नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, गृह प्रबंध प्रक्रिया कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है उसके बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिक हुए हैं उनकी अलग अलग राय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से जो वैज्ञानिक है उन्होंने कौन कौन से जो स्टेप्स है वो दिए हैं, कौन कौन से जो चरण है गृह प्रबंध के वो बताए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रोस एवं कैलेंडर, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी कि जहां जहां होम मैनेजमेंट की बात आती है वहां पर हम ग्रोस एवं कैलेंडर और इसके अलावा निकेल एवं डोर्सी, इनको हम जरूर से पढ़ते हैं, ग्रोस एवं कैलेंडर। जो ग्रोस एवं कैलेंडर है उन्होंने क्या बताया कि जो गृह प्रबंध है वो एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे जो पारिवारिक लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए हम जो भी पारिवारिक साधन है उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गृह प्रबंधन क्या है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी श्रृंखला है हमारे किसकी, निर्णयों की श्रृंखला,
जिसके अंदर हमारे जो पारिवारिक लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए हम पारिवारिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने जो है गृह प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण दिए हैं? इन्होंने गृह प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण दिए हैं, और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। प्लानिंग यानी कि नियोजन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, और इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। ग्रोस एवं क्रेंडल के अनुसार जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है उसके 3 चरण हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ग्रोस एवं क्रेंडल के अनुसार जो प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट है उसके कौन कौन से स्टेप है, आपको 3 स्टेप बताने पड़ेंगे, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अगर हम बात करें कि जो निकेल एवं डोर्सी है उन्होंने जो आपके गृह प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण दिए थे? निकेल एवं डोर्सी के अनुसार गृह प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण हैं। निकेल एवं जो डोर्सी है उन्होंने गृह प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण दिए? 4 चरण। और ग्रोस एवं क्रेंडल ने कितने दिए? 3 चरण। निकेल एवं डोर्सी ने 4 चरण कौन कौन से दिए? तो आपके इसमें सबसे पहले है प्लानिंग, सेकेंड नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड नंबर पे आता है आपके कंट्रोलिंग, और 4 नंबर पे आता है आपके इवेल्युएशन। यहाँ पर हम निकेल एवं डोर्सी में एक एक्स्ट्रा जो है वो चरण पढ़ते हैं और वो है ऑर्गेनाइजिंग। और जनरली जो हम गृह प्रबंध प्रक्रिया पढ़ते हैं उसमें हम यही चारों चरण पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवेल्युएशन। तो ये था आपके अलग अलग जो ग्रोस एवं क्रेंडल है और निकेल एवं डोर्सी है उन्होंने अलग अलग चरण दिए हैं, अलग अलग स्टेप्स जो है वो गृह प्रबंध प्रक्रिया के इन्होंने बताए। तो अब हम जानते हैं कि जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है उसके हम जनरली कौन कौन से चरण पढ़ते हैं। तो जनरली अगर किसी का भी नाम नहीं लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि गृह प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो आप बताओगे 4 चरण हैं। और वो कौन कौन से चरण हैं वो आप ये बताओगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं जो प्लानिंग या नियोजन है वो क्या होता है। हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी न किसी काम के लिए प्लानिंग करी होगी। तो हमारा जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है उसका पहला चरण क्या है? प्लानिंग यानी कि नियोजन करना। प्लानिंग यानी कि नियोजन करना। अब यहाँ पर सिर्फ होम मैनेजमेंट में ही प्लानिंग नहीं होती है, यानी कि जहां भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जहां पर भी हम प्रबंधन की बात करते हैं, तो वहां पर ये चारों ही स्टेप फॉलो होते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। अगर हम बात करें प्लानिंग की, नियोजन की, तो हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर किसी न किसी काम की प्लानिंग करी होगी। जैसे मान लो एक स्टूडेंट होने के नाते हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गृह प्रबंध प्रक्रिया है वो क्यों की जाती है? हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो भी हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं उससे हम क्या कर पाते हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमारी परीक्षा को पास करना। अब उस परीक्षा को पास करने के लिए आपको इन चारों ही स्टेप से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से स्टेप से? प्लानिंग से। उसके बाद में क्या करोगे आप? ऑर्गेनाइजिंग करोगे, देन आप क्या करोगे? कंट्रोलिंग, और लास्ट में आप क्या करोगे? इवेल्युएशन। अब यहां पर बात आती है प्लानिंग। सबसे पहले कोई भी एक स्टूडेंट है वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपना जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को देखेगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। यानी कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने समय पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? आपके प्लानिंग में आ जाएगी। अब आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद में आप क्या करोगे?
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? अगर हम हिंदी में बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है संगठन। इसके अंदर हम करते क्या है इस स्टेप के अंदर कि हमने जो प्लानिंग कर ली है उस प्लानिंग को हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? हम उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि हम उस प्लानिंग पर काम करना शुरू करेंगे। हमें जो सिलेबस है उस सिलेबस का सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने दिन में पूरा करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, ये सारी जो चीज है हमने प्लानिंग तो कर ली। अब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, यानी कि उस प्लानिंग को हमने क्या कर दिया है, अब उसको क्रियान्वित कर दिया है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आ जाएगा आपके ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में कंट्रोलिंग में आप क्या करोगे कि जो प्लानिंग आपने की थी और उस प्लानिंग को आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, अब वो प्लानिंग जिस प्लानिंग से आपने जिस तरह से आपने प्लानिंग करी थी, क्या वो आपका काम उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने प्लानिंग की थी कि जो सिलेबस है पूरा, जो सिलेबस है उसको 3 मंथ में कंप्लीट करना है। आपकी प्लानिंग थी कि जो सिलेबस है उसको 3 मंथ में कंप्लीट करना है, देन 1 मंथ में फर्स्ट रिवीजन, देन 20 डेज में सेकंड रिवीजन। इस तरह से आपने प्लानिंग की। लेकिन अब आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दिया है। कंट्रोलिंग में आप क्या देखोगे कि क्या आपने जो प्लानिंग की थी 3 मंथ में एक बार कोर्स कंप्लीट करने की, वो हो रही है या नहीं हो रही, इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो देखोगे। देन इवेल्युएशन, और जब ये सब हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा या आप एग्जाम दोगे, तब आप इवेल्युएशन करोगे कि जो हमने प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने काम किया या नहीं किया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कहाँ तक सक्सेस हुए। अगर सक्सेस हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम सक्सेस नहीं हुए हैं तो कहाँ पर हमारी कमियां रहेगी, उन कमियों को हम अगली बार क्या करते हैं, दूर करते हैं। यही है हमारा प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट हो, होम मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो, कोई सा भी मैनेजमेंट हो, वहां पर ये सारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग यानी कि नियोजन। नियोजन जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, आपका प्लानिंग करना यानी कि नियोजन करना। अब नियोजन के अंदर करते क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूं कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये सारी जो चीजें हैं वो प्लानिंग के अंदर आपकी इंक्लूड है, प्लानिंग के अंदर आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि जो प्लानिंग है या जो नियोजन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यानी कि अगर बिना प्लानिंग आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है। क्योंकि आप जैसे एक युद्ध के मैदान में बिना हथियार के जाना, बिना किसी रणनीति के जाना, वैसा ही बिना प्लानिंग के कोई काम करने जैसा होता है। मान लो कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, मान लो आपको बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी। अब उस बर्थडे पार्टी के लिए मान लो आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है, कितने मेहमान आने वाले हैं, खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कहाँ पर हमें जो वेन्यू है वो हमारा क्या रहेगा, हमारा मेन्यू क्या रहेगा, हमने कुछ भी प्लानिंग नहीं की और आप बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो कि हाँ आज तो बर्थडे पार्टी है। तो अब क्या करोगे, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है तो सब काम क्या हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी भी काम को अच्छे से
पूरा करने के लिए, हमारे जो लक्ष्य है उनको सही से पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्लानिंग की जरूरत होती है। यानी कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें किसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है? ताकि हम क्या कर सकें, हम जो भविष्य में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करोगे तो आप ये भी देखोगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हमारे जो भविष्य में जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे से काम करने के लिए, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग है वो जरूरी है, उसकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो प्लानिंग के दौरान ध्यान में रखने होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऐसे पॉइंट्स की जो प्लानिंग के दौरान हमें ध्यान में रखने हैं, तो सबसे पहले आता है कि जो नियोजन है वो उद्देश्यों और लक्ष्यों के, नियोजन जो है, नियोजन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। यानी कि हमारी जो प्लानिंग है वो किसके लिए जरूरी है? हमारे जो भी उद्देश्य हैं, जो भी लक्ष्य है, उनके लिए हमारी जो प्लानिंग है वो जरूरी है, हमारे जो नियोजन है वो जरूरी है। क्योंकि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो भी बाधा आ सकती है या जो भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्लानिंग के द्वारा हम उससे निपट सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नियोजन है वो उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि हेतु। मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि हेतु। मान लो आप कोई नई डिश बना रहे हो, आप उस नई डिश के लिए आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई प्रिपरेशन नहीं की है, और आप नई डिश बनाना शुरू करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। आप पहले से प्लानिंग करोगे कि मुझे ये सामान चाहिए, उसकी लिस्ट बनाओगे, वो सामान आप लेकर आओगे, और मुझे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे इस जो रेसिपी है इसकी प्रोसेस को करना है, तब जाकर के आप उस रेसिपी को कंप्लीट कर पाओगे। तो इस तरह से जो मनोबल है और जो हमारी अभिप्रेरणा है उसमें वृद्धि के लिए भी किसकी जरूरत होती है? नियोजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है क्रियाओं में मितव्ययता लाने हेतु। क्रियाओं में मितव्ययता लाने हेतु। अगर हम बात करें क्रियाओं में मितव्ययता, जो प्लानिंग है उसके माध्यम से कैसे पॉसिबल है? प्लानिंग के माध्यम से ऐसे पॉसिबल है कि मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वही रेसिपी बनाने का। मान लो आप रेसिपी ही बना रहे हो और उस रेसिपी को बनाने के लिए आपने पर्टिकुलर प्लानिंग कर ली है। अब आपको पता है कि मुझे पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये करना है। तो आपके पास एक पूरी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी कम वेस्ट होगी, आपका टाइम कम वेस्ट होगा, और आपकी जो रेसिपी है वो भी अच्छे से बनेगी, वो बिगड़ेगी नहीं। तो आपका जो पैसा जो अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो और मान लो वो रेसिपी बिगड़ जाए तो आपको दोबारा भी बनानी पड़ सकती है, तो जो मनी है वो भी आपकी बचेगी। तो इस तरह से जो हमारी प्लानिंग है उससे हम हमारी जो क्रियाएं हैं उनमें मितव्ययता ला सकते हैं। नेक्स्ट है उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग हेतु। उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग हेतु। अधिकतम उपयोग हेतु हमारे पास जो भी घर में साधन अवेलेबल है उन साधनों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। मान लो हम प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसा साधन अवेलेबल नहीं है जो हमें इस प्लानिंग के अंदर चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं? हम उसका जो विकल्प है हमारे पास जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमें कोई महंगी चीज चाहिए हम वही लेकर के आए,
हम हमारे घर में जो रखा हुआ कोई भी साधन है, हमारे घर में रखी हुई कोई भी ऐसी सामग्री है जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है विकल्प के तौर पर। नेक्स्ट है राष्ट्र को समृद्ध बनाने हेतु अगर हम बात करें कि जो प्लानिंग है उससे क्या होता है, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने हेतु, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने हेतु, रोक लगाने हेतु, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम कार्य करेंगे, तो हमारे जो हम जल्दबाजी में जो निर्णय लेते हैं उनसे क्या होगी, रोक उन पर लगेगी। नेक्स्ट है भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने हेतु, भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने हेतु ये थे कि आपके जो प्लानिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है वो देखी गई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्लानिंग होती क्या है, तो यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि प्लानिंग में हम क्या देखते हैं कि क्या क्या करना है, कब करना है, कितने समय में करना है, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आ जाएगी, आपके प्लानिंग के अंदर आ जाएगी। अब जो प्लानिंग है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है ये हम देख लेते हैं। नियोजन की कुछ विशेषताएं होती है और वो कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नियोजन की विशेषताएं, नियोजन की विशेषताएं, अगर हम बात करें नियोजन की विशेषताओं की तो सबसे पहले आता है हमारे पास नियोजन का उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होना। नियोजन का उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होना, लक्ष्यों पर आधारित होना, यानी कि जो नियोजन है वो हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं उन पर आधारित होता है। यानी कि हम हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो निर्धारित जो भी उद्देश्य है उनको ध्यान में रखते हुए ही हमारी प्लानिंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में यहाँ से जो कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उनमें ये लाइन जो है वो कई बार मिलती है आपको कि नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक सतत का मतलब है कंटिन्यू, नियोजन जो है वो एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कंप्लीट हुआ तो हमारा जो नया लक्ष्य है उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, देन वो कंप्लीट हुआ हम दूसरे लक्ष्य के लिए प्लानिंग करेंगे। तो जो नियोजन है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन जो है वो कभी भी बंद नहीं होती है, ये एक स्वतः और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। नियोजन क्या है, लोचमय, लोचमय का मतलब है फ्लेक्सिबल। नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया। कैसे, आप जो भी प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग में आप उस प्लानिंग को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमें उसमें कुछ भी चेंज करना पड़ा तो हम उसमें इजीली चेंज कर सकें। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारी प्लानिंग है वो क्या है, लोचमय। लोचमय का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इसके अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है।
क्योंकि प्लानिंग करते टाइम हमें हमारी बुद्धि का, हमारे मस्तिष्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए नियोजन क्या है, एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना। विभिन्न वैकल्पिक प्रक्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना। हमारे पास बहुत सारे विकल्प अवेलेबल होते हैं, हमें उसमें से जो बेस्ट विकल्प है वो छांटना, वो हम किससे पॉसिबल है, वो हमारे नियोजन से पॉसिबल है। ये भी एक नियोजन की आपके विशेषता है। नेक्स्ट है नियोजन जो है वो पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित जो नियोजन है वो किस पर आधारित है, हमारे पूर्वानुमान। नियोजन में हम, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो ये क्या है, हम पहले से अनुमान लगा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो नियोजन है वो पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। नियोजन की पारस्परिक निर्भरता और नियोजन की सर्वोपरिता। नियोजन की सर्वोपरिता यानी कि सर्वोपरि है नियोजन, जो प्लानिंग है वो हमारी सर्वोपरि है, यानी कि प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ये थे हमारे नियोजन की कुछ विशेषताएं। इन विशेषताओं में से भी आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नियोजन है उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, और नियोजन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जो होम मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, और वो 4 स्टेप हमने जाने कि सबसे पहले आता है हमारे प्लानिंग, नेक्स्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइजिंग, देन आता है कंट्रोलिंग, एंड लास्ट आता है हमारे इवेल्युएशन। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्लानिंग है उसके भी कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो नियोजन के स्टेप है, सबसे पहले है हमारे पास समस्या को परिभाषित करना। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। पहला है समस्या को परिभाषित करना। परिभाषित करना यानी कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। हमारे पास, हम प्लानिंग क्यों करेंगे, जब हमारे पास कोई समस्या होगी तभी हम प्लानिंग करेंगे। समस्या का मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम ही हो, कोई भी कार्य, जैसे मान लो आपको कोई कार्य दिया जाता है, जैसे आपको कार्य दिया जाता है कि स्कूल के अंदर आपको एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है, स्कूल के अंदर आपको जो फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। तो ये क्या है, एक आपके पास एक टारगेट दे दिया आपको, एक लक्ष्य दे दिया आपको कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है, स्कूल के अंदर आपको फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। तो अब वो क्या है, वो एक समस्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करना यानी कि डिफाइन द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट क्या है, विकल्पों को ढूंढना। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, विकल्पों को ढूंढना। यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि हमें करना क्या है, एनालिसिस किया हमने, सबसे पहले हमने देख लिया कि हमें करना क्या है। अब उसके लिए हम, हमारे पास कौन कौन से विकल्प है, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है, हम उनको देखेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम उन विकल्पों के साथ उनके हल को भी देखेंगे। विकल्पों के साथ हल देखना। हल देखना का मतलब कि हमारे जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना कि हमारे पास ये विकल्प है, इन विकल्प से ये सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है सबसे उचित जो विकल्प है उसका चयन करना, सबसे संभावित विकल्प का चयन करना।
सबसे संभावित विकल्प का चयन। देन क्या है, उत्तरदायित्व को स्वीकारना, यानी कि आपने सबसे संभावित जो विकल्प था, सबसे जो बेस्ट, जो भी आपके सॉल्यूशन थे उनमें सबसे बेस्ट को आपने छांट लिया। अब उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही लेनी है कि अगर कैसा भी रिजल्ट आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उत्तरदायित्व को स्वीकारना, उत्तरदायित्व को स्वीकारना, जैसा भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे जो समस्या है उसको परिभाषित किया, विकल्पों को ढूंढा, विकल्पों के साथ हल को देखा और सबसे संभावित विकल्प का चयन किया और उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। ये थे आपके कुछ स्टेप्स जो आपके किसमें है, नियोजन में, यानी कि प्लानिंग के कुछ स्टेप्स है। अब नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज हमने पढ़ा है प्लानिंग के बारे में कि सबसे पहले हमारी प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है। उस स्टेप्स में हमारे सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है और प्लानिंग की क्या 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 इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और प्लानिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। यहाँ तक आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।